रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप और कार्यक्रम है विशेष मुलाकात। वैसे तो दोस्तों हर कार्यक्रम में जो भी आप सुनते हैं आपका बहुत प्यार और फीडबैक हमें मिलता है, लेकिन दोस्तों इस कार्यक्रम की विशेषता ये है कि ये बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, सभी के लिए एक ऐसा अनुभव हम आपके लिए लेकर आते हैं जो अगर आप अपने जीवन में शामिल कर लें तो वो एक सीख बन के आपका साथ जीवन भर निभाएगा। ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं, ये आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे ही विशिष्ट अतिथि मौजूद हैं, या मैं कहूँ एक गाइड मौजूद हैं, क्योंकि वो समाज को भी गाइड करते हैं। चौथा स्तंभ बनकर समाज को हमारे एक नव निर्माण की ओर लेके जा रहे हैं। और बिल्कुल ही अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि मैं आज आमंत्रित कर रही हूँ, हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, जो कि चीफ एडिटर हैं हरिभूमि जनता टीवी एंड INS 24/7 रायपुर से वो पधारे हैं माउंट आबू। तो उनके अनुभव से आज हम बहुत कुछ जानेंगे, ये मौका कैसे गवाएंगे। सर आपको बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जी सर, सबसे पहले तो क्योंकि आपके राइटिंग्स या आपके जो भी न्यूज़ है बहुत समय से तो लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके बारे में ज़रूर ये जानने का मौका हमें मिला है। तो कुछ आपके व्यक्तित्व के बारे में आज जानना चाहेंगे, क्योंकि मैंने आपके बारे में ये पढ़ा था कि इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड और उस समय निकल के आप पत्रकारिता में आए, तो कुछ वहाँ क्या हुआ जो आपने इस फील्ड को चुना, कुछ बताइए। ये फील्ड को चुनना मेरे अपने हाथ में नहीं रहा, नियति ने मुझे पत्रकार बना दिया। मैंने कभी शुरुआती तौर पर जीवन में पत्रकार बनना नहीं चाहा था। मेरी इच्छा एक प्रशासनिक अधिकारी बनने की थी, और जब मैं स्कूल समय में पढ़ रहा था उस समय मेरी रुचि आर्ट्स में थी जी, जिसे आजकल ह्यूमैनिटीज कहा जाता है जी। और वो दौर ऐसा था जिसमें एक सामान्य परिवार के या मध्यम वर्गीय परिवार के अंतर्गत उज्जवल भविष्य की दृष्टि से दो ही क्षेत्रों में बच्चों का भविष्य देखा जाता था, या तो आप डॉक्टर बनते थे इंजीनियर, या आप इंजीनियर बनते थे। तो मेरी पृष्ठभूमि भी ऐसी थी। हम दो भाई और एक बहन थे जी। मेरी बहन मुझसे बड़ी थी और काफी मेहनती थी, तो उन्होंने मेहनत की और मेहनत के चलते उनका PMT के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो गया, ग्वालियर में। हम लोग ग्वालियर के थे जी। और मुझे भी पढ़ाई में ठीक ठाक माना जाता था, तो मेरे पिताजी की इच्छा थी कि ये इंजीनियर हो जाए और बेटी डॉक्टर हो जाए और उनका जीवन सफल हो जाए। तो उसके तहत 10वीं के बाद जब विषय चयन की बात आई तो मैंने आर्ट्स लेना चाहा, लेकिन मेरे पिताजी बात कम करते थे, हाथ ज्यादा चलाते थे, तो उस दहशत के चलते इच्छा मेरी मन में ही रहे और मैंने गणित ले लिया जी। और गणित के साथ में जब PhD थी तो उसमें सिलेक्शन हो गया, तो इंजीनियरिंग में भी चले गए। लेकिन वहाँ हुआ ये कि जब इंजीनियरिंग में दाखिल हुए तो इंजीनियरिंग में रैगिंग हुई, रैगिंग में ठीक से पिट गए। तो फिर ये लगा कि ये सीनियर से पिट रहे हैं, उससे अच्छा पिताजी से पिट लो, अच्छा, और अपने मन का कर लो जी। तो हमने ऐलान कर दिया कि भाई हमें इंजीनियर नहीं बनना है, हमें BA करना है, और BA करके हमें ज्वाइन करने के कितने समय बाद थे? पहले सेमेस्टर में। ओके। उसका भी कारण था जी कि ग्वालियर में एक MLB कॉलेज है जी, बड़ा ही प्रतिष्ठित कॉलेज है, पहले विक्टोरिया कॉलेज कहलाता था। अटल बिहारी वाजपेयी भी उसके छात्र हैं। उसके 100 वर्ष पूरे हो रहे थे, तो उसका स्वर्ण जयंती महोत्सव मनाया गया बड़े स्तर पे। R वेंकटरमन उस समय पे देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे, वो उसका शताब्दी समारोह का हिस्सा बनकर आए जी। तो उसमें कुछ कंपटीशन रखे गए, उसमें डिबेट कंपटीशन था, और जिसमें मैंने भागीदारी की अपनी कॉलेज से, और मैं उसका विनर रहा। तो एकदम से ये चर्चा का विषय बना कि भाई ग्वालियर का लड़का और इतने बड़े कंपटीशन के अंतर्गत ऑल इंडिया विनर रहा जी। तो उसके कारण से मैं भी थोड़ा हवा में आया गया, अपना तो जीवन में कुछ और कर सकते हैं, ये कहाँ फंस रहे हैं जी। और पिट गए ही थे, और पिताजी की दहशत खत्म हो गई थी, तो हमने ऐलान कर दिया। अब ऐलान कर दिया तो पिताजी के पास में अंतिम अस्त्र ये था कि वो अपनी असमर्थता जाहिर करते। तो उन्होंने ये कह दिया कि देखो भाई मेरे पास सीमित पैसे हैं, तुम्हें अगर इंजीनियरिंग करनी है तो मैं पढ़ा दूंगा, और नहीं तो तुम्हें जो जी मैं करो, मेरे से कोई उम्मीद मत रखो। तो कहने का आशय है कि उन्होंने आगे के खर्चे उठाने के लिए इनकार कर दिया। उसी समय ग्वालियर से एक नया अखबार शुरू हो रहा था, आज। एक हेमलता अग्रवाल जी हैं जी, वो उसे फ्रेंचाइजी मॉडल पर ली थी। बड़ा प्रतिष्ठित अखबार रहा है आज जी, उत्तर प्रदेश से आप जानती हैं, बड़ा बहुत ही उसका आज़ादी में बड़ा योगदान था। तो वो शुरू होने जा रहा था। तो कुछ संयोग ऐसा बना कि हम उनके पास पहुंच गए। 17-18 साल के थे, दाढ़ी मूंछ भी आई नहीं थी। उन्हें जो भी हमें देख के लगा उन्होंने हमें नौकरी पर रख लिया, और इस तरीके से हमारे अखबारी जीवन शुरू हो गया। पर वो उद्देश्य उसका ये था, इससे कुछ पैसे मिलेंगे, उस पैसे से अपने कॉलेज की फीस पटाएंगे और ग्रेजुएशन करके आगे अपना प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, IAS देंगे। तो ये कुल मिला के कहानी थी। तो इसलिए जो है पत्रकारिता जीवन की शुरुआत हो गई। तो उस समय आप क्या करते थे? उस समय क्या शुरुआती? एज अ रिपोर्टर उन्होंने मुझे रखा था जी जी। और उसके कारण से मैं पत्रकार क्यों रह गया, उसके भी 2 किस्से जी जी जी। मेरे एक सीनियर हुआ करते थे, और सीनियर जिस तरीके से प्रताड़ित करते हैं वैसे सीनियर ने मुझे प्रताड़ित किया। तो मैं इस जिद में आ गया कि इनको मुझे ठीक करना है। उस चक्कर में मैं पत्रकार बन रह गया जी। और ईश्वर की मुझ पे ऐसी कृपा रही कि कुछ समय बाद मैं उनका सीनियर बनकर उसी अखबार में बैठा। तो ये नियति हो गई। इसी दौरान मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया।
ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद में मैंने लॉ में एडमिशन लिया, लॉ फर्स्ट ईयर भी मैंने किया। इसी दौरान एक और कंपटीशन हुआ ऑल इंडिया लेवल पर जेसीस के द्वारा जापान के सहयोग से। तो सेलम में मैं मतलब पहले वो देश भर में 200 स्थानों पर, फिर 20 जगह पर, फिर आखिरी में तमिलनाडु के सेलम में वो कंपटीशन हुआ। 94 की ये बात है, 28 से 30 दिसंबर 1994 की। मैं उसमें ऑल इंडिया विनर रहा। और उस कंपटीशन को देखने के लिए जापान से भी 5 लोगों का डेलीगेशन आया था। मतलब ये उसकी प्रोफाइल थी उस कार्यक्रम की जी। और उसमें जिसको चुना गया उसके संदर्भ में व्यवस्था थी कि उन्हें जापान आमंत्रित किया जाएगा और वहाँ पर 5 शहरों में उनका व्याख्यान कराया जाएगा। तो उसके तहत जुलाई 1995 में मैं 5 शहरों में व्याख्यान देने के लिए टोक्यो, क्योटो, सुरेगा, हिबेजी, मियाजिमा इन जगहों पर गया। तो उस समय मेरी उम्र 22 साल की थी जी। तो वो हुआ, तो कुल मिला के ख्याति ठीक जा रही थी जी। तो उसका नतीजा ये हुआ कि मुझे वहाँ से लौट कर आया हूँ, उसी के तुरंत बाद स्वदेश अखबार के संपादक के तौर पर अवसर मिल गया सतना जाने का। तो महज 22 साल की उम्र में मैं एक अखबार का संपादक हो गया। ठीक ठाक पैसे भी मुझे मिल गए। लॉ सेकेंड ईयर का मुझे एग्जाम देना था, उसी समय पे चुनाव आ गए। अर्जुन सिंह उस समय नई पार्टी बना चुके थे, वो सतना से चुनाव लड़ने आ गए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे वीरेंद्र कुमार सकलेचा, उन्हें उनके खिलाफ टिकट दे दी बीजेपी ने तकरीबन 10 साल के निर्वासन के बाद जी। तो वो चुनाव बड़ा हाई प्रोफाइल हो गया 96 में। और वो वह समय था जब मेरे लॉ सेकेंड ईयर के एग्जाम थे। तो कुल मिला के वो एग्जाम वही छूट गए जी। संपादक में हो ही गया था। तो कुल मिला के मैं इसमें रम गया और इसमें ही जो कुछ जीवन में चाहता था जी। आदमी 3 चीजें चाहता है जीवन में, मैं ऐसा मानता हूँ, पद जी, पैसा जी और प्रतिष्ठा। तो ईश्वर की कृपा से ये तीनों ही मुझे कम आयु में ही प्राप्त हो गए। तो इसलिए संतुष्टि ऐसी रही कि उसके बाद फिर किसी और तरफ देखने का मन नहीं किया जी। तो कुल मिला के यही बना रह गया। क्या बात है सर। आज हम पत्रकारिता की बात करते हैं तो बाकायदा कोर्सेज होते हैं, आर्टिकल कैसे लिखना है, क्या प्रिंसिपल्स हैं, सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। उस समय आपने कैसे ये सीखा, कैसे अपने एक्सपर्टीज़ को आपने हासिल किया और क्या गाइडेंस आपको मिली? देखिए, आप ये 2 हिस्से हैं जी। जो भी इस देश के शीर्षस्थ पत्रकार हुए हैं जी, अगर आप 70 के दशक में, 60 के दशक में या आजादी के पहले के ले लें जी, तो ऐसा तो कोई संस्था नहीं था जहाँ पे पत्रकारिता पढ़ाई जाती थी। बिल्कुल। लोग अपने जीवन में लिखते पढ़ते थे और उसको अनुभव के तौर पर व्यक्त करते थे। और बल्कि आप ये देखेंगे कि इस देश में जो शीर्षस्थ पत्रकार रहे जी या राजनेता रहे, तो या तो उन्होंने पत्रकारिता को हथियार बनाया या पत्रकारों ने राजनीति को हथियार बनाया। अगर आजादी से पहले सबसे बड़े पत्रकार की बात कहें तो एक अच्छे पत्रकार से क्या अपेक्षा होती है हमारी? कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात कह देना। अगर इस मापदंड पर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि महात्मा गांधी से बड़ा कोई पत्रकार इस देश में हुआ ही नहीं। उन्होंने जब भी आंदोलन दिया उसके साथ में एक नारा दिया, वो नारा अपने आप में पूरी कहानी कह देता था। जैसे पहला आंदोलन उन्होंने कौन सा दिया? असहयोग आंदोलन। अब असहयोग शब्द के साथ में सब कुछ आ गया, मतलब अब आप इस पे चाहें तो पूरा ग्रंथ लिख दें। लेकिन ये 2 शब्द अपने आप में पूरी कहानी कह दे रहे हैं कि दरअसल मोहनदास करमचंद गांधी देशवासियों से क्या चाह रहे हैं। एक पत्रकार का काम क्या है? संप्रेषण जी। कम से कम शब्दों में अधिकतम समझ में आ जाए जी जी। दूसरा आंदोलन दिया उन्होंने सविनय अवज्ञा, मतलब आपको बात नहीं मानना है पर विनम्रता के साथ नहीं मानना। अब इसे कितने भी लंबे शब्दों में बोलो, लेकिन ये जो 3 शब्द हैं इससे कम में कोई जना कोई और शब्द देकर बताए, उतना इम्पैक्टफुल है ये जी। ये 3 शब्द हैं कि नहीं मैं इसे 2 शब्दों में व्यक्त करता हूँ, नहीं हो सकता, इसे बेहतर नहीं हो सकता। और आखिरी जी, भारत छोड़ो। अब कोई जना बोले कि नहीं इसे तो 1 शब्द में बोलता हूँ मैं, बताए? तो कम से कम शब्दों में अधिकतम बात, तो इसको अगर सीखना है तो महात्मा गांधी को पढ़िए। और उन्होंने क्या कुछ नहीं लिखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, बाल गंगाधर तिलक, गणेशंकर विद्यार्थी, तो ये सब तो किसी पत्रकारिता संस्था से निकल कर नहीं आए थे। तो मैं ये उदाहरण इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि मैं अपने आप को उस श्रेणी में खड़ा कर रहा हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पत्रकारिता के संदर्भ में इन संस्थानों की अपनी उपयोगिता है जी, पर आप में एक मौलिक प्रतिभा होना जरूरी है और मौलिक प्रतिभा के साथ आप में अध्ययनशीलता होना जरूरी है। मैं शुरू से पढ़ने का शौकीन था, मैंने हमेशा पढ़ना पसंद किया, आज भी मैं लगातार पढ़ता हूँ। और जब से ये तकनीकी दौर आया है, जब से मोबाइल आया है, तो मोबाइल में लोगों में दूसरे ऐप आए होंगे, मैं तो मेरी रुचि को पूरा करने का काम मोबाइल ने किया है। तो जब भी मौका होता है तो नए नए विषयों पर आपको किताब खोजने की जरूरत नहीं है, आप एक विषय डालो, आपको 25 विकल्प मिलते हैं, उसमें तो आप छांटते रहिए और अपने उसका पढ़ते रहिए। तो जब आप पढ़ते हैं जी, तो फिर जाके आप लिखते हैं। जब आप 1000 शब्द पढ़ते हैं तो आप 10 शब्द लिखने के लिए तैयार करना। तो कुल मिला के मेरा ऐसा मानना है कि शुरुआत से ही चूंकि मेरी पढ़ने लिखने में रुचि रही, इसलिए पत्रकारिता के संदर्भ में मुझे किसी प्रशिक्षण की विधिवत जरूरत नहीं रही। लेकिन इसके संदर्भ में एक और चीज मैं बताऊं जी जी, थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन वो महत्वपूर्ण है। जरूर जरूर। जैसे कई लोग ये कहते हैं कि डिग्री का कोई महत्व नहीं है, पर मैं ऐसा नहीं मानता।
समय काल परिस्थिति के अनुसार जरूरतें बदलती रहती है और आज के समय में डिग्री का भी महत्व। मैं संपादक जब तक बन गया तब तक मेरे पास में केवल बीए की डिग्री थी। लॉ मैं बीच में ही छोड़ चुका था, पर मेरा जो कैरियर के अंतर्गत ऊंचाई थी, जो सफलता के मापदंड होते उसके अंतर्गत मैं जिस स्थान पर दिखाई देता था और जितनी कम उम्र में दिखाई देता था, तो उसके चलते लोग ऐसा मानते थे कि मैंने कुछ ज्यादा ही पढ़ा लिखा होगा, कोई बड़ी डिग्री मेरे पास होगी। और कई लोग ये सवाल भी कर लेते थे, सर आपने तो कुछ ऐसा क्या होगा। तो मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि मैं उसमें इनकार नहीं करता था, मैं बस हंस देता था, थोड़ा सा ही कर देता था कि मतलब आप जो मान रहे हैं मानिए कि हाँ मैंने ऐसा कर रखा है, पर अंदर से गिल्ट रहता था मुझे कि हाँ मेरे पास में तो बुनियादी शिक्षा भी इस संदर्भ में नहीं है, जैसे BJMC कहते हैं। पर जब मैं हरिभूमि संस्थान का हिस्सा बना 2001 में और उसके तहत जब मैं रोहतक पहुंचा कैप्टन अभिमन्यु जी के पास, और वहाँ काम करते समय मेरे पास एक अनुकूलता आई कि मुझे लगा कि मुझे अपनी अधूरी शिक्षा को पूरा कर लेना चाहिए। तो उसके तहत मैंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंतर्गत संपादक रहते हुए प्रवेश लिया और उसके तहत मैंने BJMC और मास्टर्स दोनों वहाँ से किए। तो वो मैंने कर लिया, ऐसी मुझे कोई जरूरत नहीं थी, कैरियर की दृष्टि से कोई दिख नहीं रहा था, लेकिन मैंने कर लिया। होते हुए फिर आप कर लिया। जी। पर उसका उपयोग तब हुआ जब 2007 में मेरे रायपुर ऑफिस में एक बार फोन बजा और वो फोन जो था वो अमेरिकन काउंसलेट का था और वहां से ये फोन आया कि सर हमने आपके नाम को चयन किया है और आप अपने संदर्भ में कुछ ब्रीफ हमें भेज दें 250 शब्दों में। ये बात है तकरीबन अगस्त-सितंबर की, और उसके बाद मैं अमेरिकन दूतावास से काउंसलेट से लगातार चीज़ें चलती रही जिसमें उन्होंने मेरा बायोडाटा मांगा, मेरा ब्रीफ मांगा, कुछ और मांगा, ऐसा सिलसिला चलता रहा और ये सिलसिला तकरीबन फरवरी मार्च तक चलता रहा। और वो जो उन्होंने मांगा था वो एक्चुअली 1940 में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने एक कार्यक्रम शुरू किया था, इंटरनेशनल विजिटर्स लीडरशिप प्रोग्राम IVLP। जब मंदी से अमेरिका उभरा था तो उसके बाद अमेरिका क्या कुछ कर रहा है इसे दुनिया के संभावित नाशील लोगों को परिचित कराया जाए, इसके लिए 1940 से शुरू किया था। उसमें वो अपने स्तर पर पूरी दुनिया से कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं हर साल और उनको अपने खर्चे पे अपने देश बुलाते हैं और उनको अपना पूरा सिस्टम दिखाते हैं कि किस तरीके से है। आपका मिनट टू मिनट का प्रोग्राम वो लोग ही बनाते हैं, आप वहाँ पर जो है उनके स्पेशल गेस्ट रहते हैं और एक से एक चीज़ें आपको देखने का मौका मिलती है। बेनजीर भुट्टो, मार्गरेट थैचर, टोनी ब्लेयर, ये सारे लोग IVLP के तहत ही सबसे पहले अमेरिका गए थे। उसमें से एक नाम हिमांशु द्विवेदी भी। क्या बात। लेकिन जब वो पूरी प्रक्रिया हुई तो उस समय पे मुझे महसूस हुआ कि अगर मेरे पास ये जर्नलिज्म की डिग्री नहीं होती तो मैं उसमें कंसीडर नहीं होता। मतलब पहले तो उन्होंने स्क्रूटनी के बाद सिलेक्ट किया, सिलेक्शन की प्रोसेस थी, तो उसमें कहीं ना कहीं मैं प्रक्रिया के दौरान ऐसा महसूस किया कि अगर मेरे पास ये डिग्री नहीं होती तो मुझे ये अवसर नहीं मिलता। तो मैं मई 2007 में गया था 3 हफ्ते के लिए अमेरिका। वहां से लौट के आने के बाद मैंने तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन कराया माखनलाल यूनिवर्सिटी में PhD के लिए, और राहुल देव जी मेरे गाइड बने और राहुल देव जी के अंडर में मैंने PhD कंप्लीट की। अच्युतानंद मिश्र उस समय पर वाइस चांसलर हुआ करते थे और 2010 में मुझे डॉक्टरेट अवार्ड मिला। और इसका लाभ क्या हुआ तो 10 साल तक तो ऐसा कोई बड़ा लाभ मुझे महसूस नहीं हुआ कि डॉक्टर होने के बाद क्या हो गया। लेकिन जब मैं प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक में आया और इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत फिर जाके मैं जब डिबेट वगैरह करने लगा तो एक बड़ा खराब सा चलन है, आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक दूसरे को सम्मान देने में बड़ी कंजूसी बरती जाती है। मतलब 30 साल का आदमी 50 साल के आदमी से उसका फर्स्ट नेम लेके बात कर रहा है, राहुल आपका क्या कहना है, फलाना आपका क्या कहना है। मुझे ये कभी पसंद नहीं आया। मैं अपने कार्यक्रम में कभी भी किसी व्यक्ति को केवल नाम से संबोधित नहीं करता, लेकिन सामने वाला भी मुझे मेरे नाम से संबोधित नहीं करता। वो या तो डॉक्टर हिमांशु बोलता है या डॉक्टर साहब बोलता है, तो कुल मिलाकर वो डिग्री मुझे इस समय पर सम्मान दिलाने में बड़ी मददगार हो गई। तो कुल मिलाकर जीवन में डिग्री का भी अपना महत्व है। मैं जरूर अपने जो दर्शक इस समय कार्यक्रम को सुन रहे हैं या श्रोता जो सुन रहे हैं उनके बीच में जरूर इस बात को साझा करना चाहूंगा। दर्शक शब्द मैंने इसलिए बोला क्योंकि आजकल मैं टीवी पे ज्यादा रहता हूँ पर चूंकि ये रेडियो का कार्यक्रम है तो अपने श्रोताओं से कहना चाहूंगा कि अध्ययन का अपना महत्व है, स्वाध्याय का अपना महत्व है, पर हम जिस दौर में जी रहे हैं उसमें डिग्री की महत्ता से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो आप ऐसे क्रांतिकारी बनने की कोई मत करेगा अरे डिग्री से क्या होता है, नहीं। जो व्यवस्था अनुभव के साथ जीवन का हिस्सा बनी है, ये डिग्री भी एक 2000-5000 साल की प्रक्रिया है। आप देखें हमारे अगर पुराने समय में भी तो हमारे तक्षशिला विश्वविद्यालय हो या नालंदा विश्वविद्यालय तो वहां से भी स्नातक, आचार्य इस प्रकार की उपाधियां मिला करती। जी। तो इसलिए डिग्री का महत्व उस कालखंड में भी रहा है। तो आप
अपनी अक्षमता को या अपनी उद्दंडता को डिग्री खारिज करके जाहिर मत कीजिए। आप डिग्री हासिल कीजिए, उसके बाद भले उसका कोई उपयोग मत कीजिए, पर पहले अपनी पात्रता जरूर साबित कीजिए कि आप डिग्री हासिल करने के लायक। मुझे ऐसा लगता है। जी 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 सर, बहुत अच्छी बात की सर। डॉक्टरेट आपने जो की उसका क्या थीसिस रहा या क्या आपका उसने में चॉइस थी, किस बारे में किया? कुल मिलाकर जिससे हम लोग जूझ रहे हैं जी, बाजार का प्रभाव। ओके। तो कुल मिलाकर बाजार मीडिया को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है जी जी, इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने उसे विषय चयन के तौर पर लिया था कि उसके संदर्भ में दिया, तो उसी के तहत उस पर मैंने जो है डॉक्टरेट की माखनलाल यूनिवर्सिटी, जो पत्रकारिता का पहला विश्वविद्यालय। बिल्कुल सर, कौन नहीं जानता है उस नाम को। बिल्कुल सर, जब हरिभूमि की शुरुआत रायपुर में की तो आपके उस वक्त मन में क्या था? पत्रकारिता को लेकर सबके अपने अपनी विचारधारा है और कई चीज़ें हैं जो हमें बताई जाती हैं कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको ऐसे नहीं बोलना है लेकिन बोलना है। कई चीज़ें लोग बोलते हैं लेकिन ये तो पढ़ाई की थी, ये फील्ड में नहीं होता ऐसा। तो सर आपकी क्या विचारधारा थी, किस विचारधारा को लेके आपने वहाँ शुरुआत की और मेंटेन रखा आपने उसको? देखिए, हरिभूमि की शुरुआत तो 1996 में कैप्टन अभिमन्यु जी के द्वारा की गई जी, रोहतक से। जी जी जी। और मई 2001 में मैं अभिमन्यु जी के साथ हिस्सा बना इस यात्रा में, और बिलासपुर संस्करण से हमने ये शुरुआत की। बिलासपुर के बाद में फिर 16 अक्टूबर 2002 को हमने रायपुर शुरू किया। रायपुर के बाद में फिर 2008 में जबलपुर किया। उसके बाद में फिर हमने भोपाल संस्करण शुरू किया। फिर उसके बाद में जनता टीवी के माध्यम से हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में कदम रखा 2017 में, और फिर जाके 2018 अंत में हम INH के माध्यम से। तो ये कुल मिला के यात्रा है। इसके अंदर केवल एक ही बात हमेशा ध्यान में रखी है जी, कि अपने जमीर को मार के काम नहीं करना है, जिसे मैं स्वयं ठीक नहीं मानता हूँ। मैं ना तो उस काम को करने के लिए अपने साथियों को बोलता हूँ, ना ही अपने संस्थान में उसको जाहिर होने देता हूँ, किसी भी किस्म का दबाव क्यों ना हो। मेरा ऐसा मानना है कि समाज के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है उससे आप विमुख नहीं हो सकते। जो चीज गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, पर जो आपको ठीक नहीं लगता है बस वही गलत है ऐसा नहीं है। मतलब विचारों के लिए दूसरों के लिए भी स्थान होना चाहिए, चाहे वो हमसे ना मिलते हो। मतलब मैंने अपनी असहमति को भी समाचार पत्र में स्थान देने के संदर्भ में हमेशा उदारता बरतना चाहे। मेरे लिखे हुए पर भी अगर कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया आई है तो मुझे उसे भी देने में संकोच नहीं हुआ है। और आत्म प्रशंसा की बात नहीं है, बल्कि मेरे संस्थान की नीतियों की दृष्टि से ये गर्व का विषय है जी। कि बीच में एक समय ऐसा आया है जब मेरे अपने समूह पे, जिस समूह के द्वारा ये अखबार निकाला जाता है, उसके यहाँ इनकम टैक्स के रेड हुए समूह पे, और समूह के जो भी प्रमोटर्स थे वो सब, चूंकि इनकम टैक्स की जब भी रेड होती है या ऐसी एजेंसीज की रेड होती है तो वो सब लोगों को से फोन वोन ले लेते, कोई आपका संपर्क रहता नहीं है। और सुबह सुबह रेड हो गई, शाम को अखबार निकल रहा है। मैंने उसमें निर्णय लिया जी, और हमने पहले पेज पर उस खबर को छापा कि हमारे समूह पे ये रेड हुई। लोगों के लिए अचंभे का विषय रहा कि लोग तो ये मानते हैं कि अगर दूसरे क्या भी हो तो भी अखबार में नहीं आनी चाहिए जी, जी, जी। आपके अपने यहाँ रेड हुई है और आप उसे सीधे तौर पर लगा दे रहे हैं जी। पर मैंने ये किया, और जो प्रमोटर्स हैं ये उनकी उदारता रही कि उन्होंने उस निर्णय पर कोई सवाल नहीं उठाया, उनका आप पे विश्वास था। तो उसका आशय ये कि उसके कारण से दूसरों की भी अपेक्षा नहीं रही कि उनके यहाँ कोई रेड हो या उनके यहाँ कोई ऐसी कार्रवाई हो तो वो मुझसे ये कह पाए कि जरा ऐसे मत लेना। जिसने अपने यहाँ पर पड़े हुए छापे को स्थान दे लिया, या जिसके प्रमोटर्स ने अपने यहाँ पड़े हुए छापे की खबर के संदर्भ में कोई समझौता नहीं किया, तो उसे बाकी के संदर्भ में समझौते की उम्मीद कैसे करते हैं। तो कुल मिलाकर हमने अपनी तरफ से कोशिश ये की है कि एक पारदर्शिता बना के रखी जाए, और जो कोई चीज समाज को नुकसान पहुंचा सकती है उन चीजों से परहेज किया जाए। मान लीजिए कहीं दंगा हो गया जी, और वो हिंदू मुस्लिम विषय के संदर्भ में है, तो अब मैं उसे हिंदू मुसलमान करके उसमें और घी डालने का काम क्यों करूं? बजाय इसके दो समुदाय में विवाद के तौर पर मैं उस बात को कह दूं, या दो वर्गों के बीच में विवाद के तौर पर उसे कह दूं, या किसी झगड़े के रूप में उसे व्यक्त कर दूं। ऐसी ईमानदारी का क्या फायदा जिसमें पता चला कि जो अभी कुल मिलाकर चिंगारी के तौर पर है वो दावानल बन के पूरे शहर को आगोश में ले ले। तो कुल मिलाकर कोशिश ये रहती है कि कोई ऐसा काम ना हो जो लोगों को नुकसान पहुंचाए। ये मंशा के साथ हमने कहा जी। अभी जो पत्रकारिता का जो इम्पैक्ट है और उस समय क्या आपको कोई अंतर लगता है? इम्पैक्ट के संदर्भ में ये कि अब लोगों में धैर्य नहीं है। लोग, जैसे मैंने कहा कि पद, पैसा, प्रतिष्ठा, तीन चीजों की अभिलाषा रखते हैं जी। पर अभिलाषा तो अच्छी बात है, पर उस अभिलाषा को प्राप्त करने के लिए समर्पण की जरूरत होती है जी। उस समर्पण का अभाव दिखता है। लोग घड़ी देखकर काम करना चाहते हैं,
पर तरक्की के संदर्भ में कैलेंडर नहीं देखना चाहते। जी जी जी। मतलब उन्हें लगता है कि वो 8 घंटे 9 घंटे काम कर लें और इतने में काम चल जाए, या नेट से खबर देख लें और उसी को लिख मारें, उससे काम चल जाए नहीं और व्हाट्सएप से जो है फुटेज मंगा लें और उससे अपना काम चला लें। इससे बात बनती नहीं है। जो नई पीढ़ी आ रही है उसको जितना आकर्षण लक्ष्य निर्धारित करने के संदर्भ में है, उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो समर्पण चाहिए उस समर्पण में कहीं ना कहीं अभाव दिखता है। ये मेरी उनसे शिकायत है जी। शिकायत इसी बात को लेकर है कि ना तो उनके अंदर वो धीरता है और ना ही वो निष्ठा है, जिसके तहत एक संस्थान जो आपको गढ़ता है, जो आपको तैयार करता है, आप बिल्कुल रो आते हैं और पता चला कि आपने 6 महीने साल भर काम किया और तुरंत आपने 2000 रुपए के लिए दूसरी एग्जाम कर लिया। तो उसके तहत वो जुड़ाव नहीं बन पाता, जिस जुड़ाव के तहत आप जीवन का निर्धारण कुछ बेहतर तरीके से करता है। तो थोड़ा जो ये जल्दबाजी है, जो सब कुछ जल्दी पा लेने की इच्छा है जी, ये अलग बात है कि बाद में पता चलता है कि कुछ भी पासा नहीं रहा। उस समय तो दिखता है, लेकिन फिर जी सर, ये जैसा आपने कहा कि जैसे जो काम है ये, तो क्या ये हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में भी कहीं ना कहीं आपको लगता है अंतर आता है? जैसे आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो नेचर है, आपने उसको पत्रकारिता में, आपने जीवन में एक ही कर लिया उसको, तो क्या आपको लगता है कि ये जो नेचर है, जैसे मतलब जल्दी हो जाए सक्सेस है, कि एक व्यक्तित्व निर्माण का भी? आपका काम आपके व्यक्तित्व पे प्रभाव तो डालता ही है जी। अब सवाल इस बात का है कि आपका काम आपको भाता कितना है। जैसे मेरा व्हाट्सएप स्टेटस ही है, ड्यूटी टिल डेथ। मैं मरते तक काम करना चाहता हूँ, और इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे आनंद ही काम करने में आता है। मतलब मुझे आप कह दो कि ये 2 दिन आपको छुट्टी है जी, तो ये मेरे लिए कष्ट का विषय है। मुझे काम कितने ही कराओ, मेरे लिए ये आनंद का विषय है। मतलब मुझे काम में ही आनंद है जी। तो ये नजरिए का फर्क है। कई लोग बहुत काम है इससे थक गए, मुझे मतलब अगर काम नहीं है तो मुझे उसमें थकान हो जाती है। तो ये आपके व्यक्तिगत, मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी भी क्षेत्र में हो, उस काम का आपको आनंद आना चाहिए जी। और अगर आपको उसमें आनंद नहीं आता है ना, तो आपको उस काम को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो काम नहीं तो आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। काम आपको अपनी रुचि का ही करना चाहिए जी। मतलब ये जीवन के आनंद की बुनियादी शर्त है। आप अपनी रुचि से विपरीत अगर विधा अपनाते हैं, अगर अपना प्रोफेशन चुनते हैं, तो कुल मिला के आप अपने आप को भी परेशान करेंगे और अपने साथ वालों को भी परेशान करेंगे। मतलब मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है जी कि पत्रकारिता, जर्नलिज्म ये मुझे सुकून देता है, आनंद देता है। जिस दिन मैं काम नहीं करता हूँ उस दिन परेशान होता हूँ। जब तक मैं काम करता हूँ मैं परेशान होता ही नहीं जी। तो इसके अलावा आपके क्या इंटरेस्ट हैं? और मतलब लोगों से मिलना जी, लोगों से घूमना जी, पढ़ना, बात करना। तो कुल मिलाकर मुझे जो कुछ भी पसंद है ना, वो इस प्रोफेशन में काम आता है, जुड़ा हुआ है सब। मतलब इनमें से हर चीज ऐसी है जी, जो मेरे प्रोफेशन के साथ जुड़ी हुई है। इसीलिए मेरी रुचि और मेरा काम में महीन सा भी अंतर नहीं है। कहने वाला जैसे मुझे अच्छा खाना पसंद है जी, पर मैं अगर किसी अच्छी जगह खा रहा हूँ तो मैं फिर जाके वहाँ के शेफ से बात करता हूँ, तुरंत अपनी टीम को बोलता हूँ कि कल यहाँ पे आना और इसका शूट करके जाना। मतलब मैं उसमें भी अपनी रुचि और अपने काम को मिला लेता हूँ जी जी। तो मैं जहाँ पर भी रहता हूँ मैं इस तरीके से वो मौके तलाशता रहता हूँ जिसमें मेरा काम और मेरी रुचि जी दोनों मिल जाए। अवसर ढूंढ लेते हैं आप हर जगह जी। सर एक और सवाल था, क्योंकि आप अपनी टीम के साथ काम करते हैं, उसमें नए पत्रकार भी जुड़ रहे हैं, मैनेजमेंट भी है, मार्केटिंग भी है, सब कुछ है। आपकी क्या अप्रोच है या क्या लीडिंग स्टाइल है जो आपने इतने सालों में डेवलप किया? देखिए, कोई व्यक्ति केवल स्वयं काम नहीं कर सकता या सफलता के शिखर पर नहीं कर सकता जी, उसे टीम चाहिए जी, और टीम को काम की सहूलियत चाहिए, अवसर चाहिए। तो कुल मिलाकर मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनमें कई ऐसे हैं जो मेरे साथ में 28 साल से, मतलब मैं 1995 में मैंने बताया सतना में संपादक बना था। तो जो मेरे हरिभूमि के सर्कुलेशन हेड हैं अनंत राम साहू, वो 1995 से मेरे साथ है। जो INH में मेरे साथी हैं नीलेश द्विवेदी जी, जो मार्केटिंग का काम देखते हैं, सेल्स का काम देखते हैं, तो वह मेरे साथ में 1999 से 24 साल पूरे हुए। संजीव धीमान जो मेरे टेक्निकल हेड हैं वो 2001 से मेरे साथ है। मतलब हरिभूमि में तो वो मुझसे सीनियर हैं क्योंकि वो मुझसे पहले हरिभूमि से जुड़े थे, लेकिन जब मैं रोहतक से रायपुर शिफ्ट किया तो मैं उनको भी अपने साथ ले आया जी। तो वो मेरे साथ हैं। जो मेरा सबसे भरोसेमंद साथी है संपादकीय दृष्टि से ब्रह्मवीर सिंह, तकरीबन 15 साल हो चुके। वह 2002 में भी मेरे साथ थे,
बीच में वो उसका करियर का शुरुआती दौर था, उसने कुछ नया करना चाहा तो वो सारा समय का हिस्सा बनते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में गए। कुछ समय वहाँ रहे, फिर उन्हें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भाया नहीं तो उन्होंने वापस आना चाहा, तो वो मेरे साथ जुड़े। ये 2008-9 की बात है और आज 2023 है, 15 साल से मेरे साथ है, मेरी छाया है ब्रह्मवीर से। तो कुल मिलाकर मतलब मेरा साथ जो है लोगों का या जो कोर टीम है जी, वो मेरी दशकों से साथ है। तो आप सबको साथ नहीं देते, मतलब मेरे साथ में इस समय तकरीबन 2500 आदमी काम कर रहा है जी। 2500 में लेकिन 50 लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ कम से कम 15, 20 या 25 साल से जुड़े हुए हैं, और वही मेरी ताकत है। चाहे वो सचिन अग्रवाल मेरे राजनांदगांव के ब्यूरो चीफ हैं, चाहे आलोक तिवारी मेरे भिलाई के ब्यूरो चीफ हैं, चाहे प्रियंक परिहार मेरे 20 साल पुराने साथी हैं बिलासपुर में, मतलब ये सब अलग अलग जगहों पर बैठे हुए लोग हैं। और ये मेरा विश्वास है, ये मेरी ताकत है और ये ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ है। मैं कल रहूँगा नहीं रहूँगा पर संस्थान रहेगा, इसलिए रहेगा क्योंकि संस्थान के पास एक पूरी टीम है जी। और ये टीम नए लोगों को तैयार कर दिया है। दूसरा एक जो मैंने पद्धति रखी है, मैं नए लोगों को अपने यहाँ से जाने से नहीं रोकता। अच्छा, मतलब अगर आप पता करेंगे तो ये पता करेंगे कि कम से कम छत्तीसगढ़ में 200 लोग ऐसे हैं जी, पत्रकारिता के क्षेत्र में या अखबार या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, अलग अलग क्षेत्र में, मतलब पत्रकारिता कहना शब्द ठीक नहीं है क्योंकि उसमें कुछ मार्केटिंग के भी हो सकते हैं, कुछ मशीन के भी हो सकते हैं, जिनकी जेब में एक अपॉइंटमेंट लेटर रहता है और वो अपॉइंटमेंट लेटर हरिभूमि का होता है। आशा ये कि वो अपनी कैरियर की बेहतरी की दृष्टि से समय आने पर हरिभूमि छोड़कर गए हैं दूसरे संस्थान में, लेकिन उनको ये भरोसा है कि अगर जीवन में कोई तकलीफ आएगी, कोई परेशानी आएगी तो कहीं और उन्हें कोई नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, वह हरिभूमि में उनके लिए जगह रहेगी। और इसलिए रहेगी क्योंकि वो हमारे परिवार का हिस्सा रहे। हो सकता है हमारे यहाँ पैसे कम मिले थोड़े, लेकिन उन्हें सुरक्षा के संदर्भ में एक निश्चिंतता है। और किसी व्यक्ति के पास में अगर ये भरोसा है कि अगर कुछ नहीं होगा तो यहाँ तो मेरी नौकरी है, तो उसे वो जूझने के लिए कितनी बड़ी ताकत होगी। आज के समय में बहुत बड़ी बात है जो आप कह रहे हैं। मेरे साथियों के पास में ये ताकत हमेशा रहती है। ईश्वर ने ये ताकत बनाए रखने के लिए मुझे ताकत दे रखी है, इसके लिए मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। जो प्रमोटर है कैप्टन अभिमन्यु, उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरे इस किस्म के हर निर्णय के संदर्भ में खुले मन से सहमति व्यक्त करते हैं, तो इसलिए साथ चला जाता है। एक परिवार की तरह आपने रखा है। परिवार की तरह नहीं है, परिवार ही है। परिवार की तरह तो सभी बताते हैं जी जी, पर परिवार के इतर सब कुछ व्यवहार करते हैं जी। पर ये जो संस्थान है, ये संस्थान दुख और सुख में बराबरी से सहभागी है। जैसे मैंने कहा कि परिवार का भाव ये है कि जो आज इस संस्थान का हिस्सा नहीं भी है, पर अगर जीवन की किसी परिस्थिति में उन्हें लगा कि उन्हें एक बार फिर इस संस्थान का हिस्सा होने की जरूरत है, तो हो सकता है कि वहां पे उनको 1 लाख रुपए मिल रहा हो, मेरे पास में 50,000 रुपए मिले, पर इतना तय है कि उन्हें जगह जरूर मिलेगी जी। वो स्थान भी मिलेगा, वो प्यार भी मिलेगा जी। सर, जो नए पत्रकार हैं, खास तौर से जो पढ़ाई कर रहे हैं या सपना भी देख रहे हैं अभी पत्रकारिता का, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि अपनी विश्वसनीयता के संदर्भ में समझौता मत कीजिए। अपने आप को विश्वसनीय बनाए। आप जिसके भी संपर्क में हैं उसे आपके संदर्भ में भरोसा होना चाहिए कि आपसे कही हुई बात का बेजा इस्तेमाल नहीं होगा। ये सबसे ज्यादा जरूरी विषय है। और आप अपनी बातों के संदर्भ में ईमानदार हैं। आप वही कहें जो आप निभा सकें। कहना बड़ा और फिर जाके मौका मिलते ही पलट जाना जी, ये आपको तात्कालिक लाभ दे सकता है, और मेरा जीवन का अनुभव ये बोलता है कि कुल मिला के ऐसे लोग आगे चल के परेशानी रहते हैं जी। कुल मिला के लंबी पारी खेलने के संदर्भ में विचार कीजिए, ना कि तात्कालिक लाभ के लिए, छोटे लाभ के लिए अपने जीवन के एक लंबी यात्रा के साथ खिलवाड़ कीजिए जी। तो भरोसे को कायम रखें। भरोसा बहुत जरूरी है जी। तो क्या शब्द, हमारी जो शब्दावली है वो भी मायने रखती है? कितनी मायने रखती है जो हम लिखते हैं, या फिर जैसे आपने कहा पढ़ने की बात की है? शब्द तो मायने रखते ही है। मतलब अब आप अंग्रेजी शब्दों का अनावश्यक उपयोग करके जी अपने आप को प्रयोगधर्मी बता रहे हैं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। जैसे मैं कहना ही चाहता हूँ कि निराला जी ने मुक्त छंद लिखे, पर निराला जी का छंदों पर जबरदस्त अधिकार था। उसके बाद उन्होंने मुक्त छंद लिखे। आशय ये कि उन्होंने जो क्रांति की, पहले उन्हें उस चीज के संदर्भ में अधिकार था। अब आज कोई जना मुक्त छंद लिख रहा है क्योंकि उसे छंद लिखना आता ही नहीं। दोहा के लिए क्या मात्रा चाहिए, सोरठा के लिए क्या मात्रा चाहिए, चौपाई के लिए क्या मात्रा चाहिए, उसके बाद वो शब्द चयन ही नहीं है, तो वो लिखे कहाँ? तो इसलिए कुछ भी लिख दिया, उसे कविता के नाम पे प्रस्तुत कर दिया। पर निराला ने तो अद्भुत छंद लिखे, उसके बाद में मुक्त छंद की रचना है। तो जैसे कई लोग हैं जो हिंदी की पैरवी करते हैं अंग्रेजी की बुराई के साथ, पर अधिकांश वो लोग होते हैं जिन्हें अंग्रेजी दरअसल आती ही नहीं है।
पर हमारे बीच में राहुल देव हैं जैसे बड़े पत्रकार हैं जी, वो जितना बेहतर हिंदी पर अधिकार रखते हैं, कहना मुश्किल होगा कि कहीं उससे अधिक तो अंग्रेजी पर अधिकार नहीं रखते, लेकिन इसके बावजूद वो हिंदी की पैरवी करते हैं। तो उनको इस बात का अधिकार है कि वो अगर अंग्रेजी को खारिज करें, क्योंकि उन्हें बेहतर अंग्रेजी आती है, पर इसके बावजूद भी वो हिंदी की हिमायत करते हैं। आप हिंदी की हिमायत करें, इस पर ऐतराज नहीं है, पर अंग्रेजी की बुराई करके आप हिंदी की हिमायत कर रहे हैं, इस बात पे मेरा ऐतराज है। आपको अंग्रेजी आए और उसके बाद में आप अंग्रेजी को खारिज करते हो, हिंदी के संदर्भ में बात करें तो बात समझ दे। आपको आती नहीं तो आप इससे बचने के लिए अंग्रेजी को क्रिटिसाइज करते हो, इन चीजों से बचें। पहले आप अपनी दक्षता साबित कीजिए, फिर उसके बाद में अपनी राय दीजिए। लोग दक्षता हासिल नहीं करते, उससे पहले अपनी राय देते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार देते हैं। जी जी, और इसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है, जैसा आपने शुरुआत में कहा। शुरुआत से कहता हूँ जी, इस पेशे की बुनियादी शर्त है अध्ययन, अध्ययन और अध्ययन। ये वो इमारत है जिसकी नींव भी अध्ययन से है, जिसके संदर्भ में बाकी ढांचा भी अध्ययन से और जिसका कंगूरा भी अध्ययन से है। अगर आप अध्ययन नहीं करते हैं तो फिर आप अपने आप को एक अच्छा पत्रकार तो साबित नहीं कर पाएंगे। सफल पत्रकार भले हो जाओ जी, सफलता के मायने आजकल अलग अलग किस्म जी जी जी, पर एक अच्छा पत्रकार होना, सफल और अच्छे में अंतर है, बड़ा अंतर। सफल तो बहुत लोग हो जाते जी, आज है सफलता कल नहीं है, पर अच्छे कुछ ही लोग हैं। क्या बात है जी सर, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आखिर में एक और सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ सर। जो आपका, जैसा हम बात कर रहे थे पहले भी, कि आपका जो नेचर है वो आपने कुछ चीज़ों को बहुत क्लोजली पकड़ के रखा, आप खुश मिजाज हैं, सभी के साथ मिलते हैं, जुलते हैं, बैठते हैं, तो वो आपकी क्या क्वालिटीज़ हैं जिनको आपने मेंटेन किया? पारदर्शिता जी, कुल मिलाकर मैं जो हूँ जी वही जाहिर हूँ। तो इसलिए लोगों को ये बात समझ में आती है कि ये जो कह रहा है ये वही करेगा, और मैं कभी किसी एक व्यक्ति से पाई गई जानकारी का इस्तेमाल दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करता। एक दूसरा, मैं दूसरों के बीच में दूरी बढ़ाने का काम नहीं करता। मुझे लगता है कि हमारा काम हमेशा जोड़ने का होना चाहिए। पत्रकारिता तो काम ही समाज को जोड़ने का है, विभाजन करने का नहीं जी। तो कुल मिलाकर चाहे आप लिखें तो भी वह जोड़ने के लिए होना चाहिए, और जो आप जीवन में व्यवहार रखें वो भी लोगों को जोड़ने के लिए होना चाहिए। अलगाव पैदा कराने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। और खुश मिजाज तो इसलिए रहता हूँ क्योंकि मैं अपनी रुचि का काम करता हूँ। तो जब व्यक्ति अपनी रुचि का काम कर रहा है और उसमें सफल भी रह रहा है ईश्वर की कृपा से, तो फिर कोई कारण ही नहीं है। आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। हमें भी बहुत आनंद आया सर आपसे बातचीत करके, और डेफिनेटली ये जो भी बातचीत हुई, जो पत्रकार हैं, जो पत्रकार नहीं भी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आज सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव हैं, और जिसको सिटीजन जर्नलिज्म भी कई बार हम देखते हैं, लेकिन पता होना कि हमें क्या बताना है, विभाजित नहीं करना है। भाषा हमारी बहुत, ये सभी के लिए काम का है आज के समय में तो बहुत ज़्यादा सर। तो थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी ढेर सारी बातें करने के लिए। धन्यवाद आपका कि आपने इतनी व्यस्तता के बीच में मुझे ऐसे बातचीत के लिए समय निकाला, और एक बहुत ही सुखद अनुभव रहा मेरे लिए जी यहाँ माउंट आबू में आके ब्रह्म कुमारी आश्रम में समय बिताने का। तो मैं इस संदर्भ में भी कहना चाहूँगा कि एक अद्भुत संस्थान है, और इस संस्थान में कुछ समय बिताने का जी और साधकों के बीच में समय बिताने का जो अवसर मिला, वो भी ईश्वर की कोई कृपा है। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। और दोस्तों, फिलहाल आपसे लेते हैं इजाज़त। रेडियो मधुबन पर आप अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं, रेडियो मधुबन से जुड़ना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो हमारा नंबर है 94 14 15 14 15। जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।